एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हम अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि परसों अकाउंटेंसी का एग्जाम है और हमने ऐसा कुछ खास प्रिपेयर भी नहीं किया है। और इतना प्रैक्टिकल सा होता है, बैलेंस शीट टैली नहीं होता। कौन किसमें कौन सा एलिमेंट आना चाहिए वो हम भूल जाते हैं। कभी ये छूट जाता है, कभी वो छूट जाता है। तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है बच्चे। क्यों? क्योंकि आप असम बोर्ड्स में हो और असम बोर्ड्स का सबसे मेन एडवांटेज पता है क्या है? कि प्रैक्टिकल्स ही नहीं, प्रैक्टिकल्स के साथ और में थियरी भी आता है, तो आप उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और ऐसा कोई बात नहीं है कि थियरी में मार्क्स कम दिया जाता है अगर आप अच्छे से लिखो। और अगर आपने अकाउंटेंसी की अभी तक कुछ इतने खास पढ़ाई भी नहीं की है, तो आप अगर थियरी भी पढ़ के चला जाओ, तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब थियरी रिवाइज़ करने की बात आती है, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि जितना हो सके हम जल्दी से थियरी रिवाइज़ कर पाएँ। तो अगर आप ये वीडियो को सुन भी लो, सुनकर भी चले जाओ, तो आप कुछ अच्छा से अटेम्प्ट कर पाओ। तो आप ये वीडियो सुन लो, फिर थोड़ा बहुत खुद पढ़ लो, या फिर अगर आपको रिवाइज़ करना है तो आप ये वीडियो सुन लो, हेडफ़ोन्स लगा के सुनो, कैसे भी सुनो थोड़ा टाइम निकाल कर। तो क्या पता आपका अकाउंटेंसी का थियरी पार्ट कवर हो जाए, या क्या पता बहुत कुछ रिवाइज़ हो जाए। तो चलो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप बिज़नेस। पार्टनरशिप में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ पार्टनरशिप फर्म? क्योंकि आई टीच स्टूडेंट्स, तो मुझे पता है कि क्या-क्या क्वेश्चंस आते हैं या पीवाईक्यूज़ क्या-क्या है। हम ट्राई भी करेंगे पीवाईक्यूज़ सॉल्व कर लो। तो व्हाट इज़ पार्टनरशिप फर्म बहुत बार पूछा जाता है। तो पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप होता है, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। रिलेशन होता है किसके बीच में? पर्सन्स के बीच में, हू हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिज़नेस। रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन जो क्या करेंगे? प्रॉफिट्स ऑफ द बिज़नेस शेयर करेंगे, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सब मिलकर चला रहे हैं या कोई एक सबके बिहाफ में चला रहा है। अब हमें तो ये सब याद नहीं रहेगा, याद करने की कोई बात नहीं है, समझ तो गए ना, समझ कर लिख के आ जाओ। अकाउंटेंसी में याद कितना है वो नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है आप समझे कितने हो। तो ये क्या होता है? रिलेशन बिटवीन पर्सन होता है, जो लोग प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस शेयर करेंगे, या तो सब लोग मिलकर चला रहे हैं या एक जन सबके बिहाफ में चला रहे हैं। फिर आता है फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस। फीचर्स क्या-क्या है? बहुत ईज़ी है। 2 और मोर पर्सन्स, ऑब्वियसली एक पार्टनरशिप फर्म है तो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन तो होना ही पड़ेगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इसमें आ जाते हैं 2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स एक पार्टनरशिप फर्म में आते हैं 50। तो आपको बस इतना ही लिखना है, मिनिमम नंबर 2 होता है और मैक्सिमम 50 होता है। 50 बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। फिर नंबर 2 एग्रीमेंट। अब आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो आप लोग के बीच में एग्रीमेंट तो होना पड़ेगा। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्रीमेंट रिटन हो, ठीक है? एग्रीमेंट रिटन होना कोई जरूरी नहीं है, पर अच्छा होता है रिटन होने से। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आता है बिजनेस। ऑब्वियसली पार्टनरशिप कर क्यों रहे हो? कुछ बिजनेस चलाने के लिए, एंजॉय करने के लिए तो नहीं कर रहे। तो एग्रीमेंट क्या होता है? शुड बी टू कैरी ऑन सम बिजनेस, कुछ बिजनेस चलाने के लिए। और वो बिजनेस होना चाहिए लॉफुल। ड्रग्स बेचने के लिए बिजनेस कर रहे हो तो दैट इज नॉट लॉफुल, ओके। फिर है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब हो गया, आप मानो आप लोग 2 फ्रेंड ने शुरू किया तो दोनों फ्रेंड क्या हो? एक दूसरे की म्यूचुअल एजेंट हो। एक जन अगर सामान बेच रहा है, इसका मतलब वो एक ही जन को थोड़ी सारा पैसा मिलेगा। आप लोग दोनों पे डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि आप बेच रहे हो तो उसके बिहाफ पे भी बेच रहे हो। तो एक दूसरा का क्या होता है पार्टनर्स? म्यूचुअल एजेंट होता है। तो म्यूचुअल एजेंसी। नंबर 5 है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। क्यों पार्टनरशिप करते हैं? प्रॉफिट शेयर करने के लिए, नहीं तो करेंगे क्यों? तो प्रॉफिट शेयर करना है, बहुत इजी है, बहुत इजी। और लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, ये भी फिल इन द ब्लैंक में बहुत बार पूछा गया। पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड मतलब अगर आपका फर्म बंद हो जाए और आपके ऊपर बहुत धार हो, तो आपको अपना प्रॉपर्टी बेच के, आपका घर का प्रॉपर्टी बेच के भी आपको उधार चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए पार्टनर्स का लायबिलिटी इन अ पार्टनरशिप फर्म होता है अनलिमिटेड। तो ये सब थे फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस। क्या था? मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, बिजनेस अग्रीमेंट, और क्या पढ़ा था हमने? म्यूचुअल एजेंसी पढ़ा था, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स पढ़ा था, और क्या पढ़ा हमने? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। बहुत ईज़ी है। पार्टनरशिप डिड, डिड मतलब क्या होता है? देखो हमने अभी पढ़ा, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। ओरल हो गए तो कोई बात नहीं, और डिड मतलब क्या है? जब आप एक रिटन एग्रीमेंट बना लेते हो। रिटन एग्रीमेंट बना लिया, उसमें स्टैम्प लगवा लिया, तो दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप डिड। तो ये क्या होता है? और वो रिटन एग्रीमेंट में क्या रहेगा? टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? पार्टनरशिप डिड। ठीक है? अब वो पार्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, व्हाट इज़ पार्टनरशिप डिड? व्हाट आर इट्स कंटेंट? तो पार्टनरशिप डिड मतलब तो समझ में आ गया। और अब इसका कंटेंट क्या है? तो आपको डिड में यही लिखना है दैट डिड इज दैट डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, एंड
ये स्टैम्प होता है प्रॉपरली और फिर जाकर रजिस्ट्रार के पास जमा किया जाता है। अब कंटेंट्स भी बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। तो कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड में आप बीबी दाम की बुक फॉलो कर रहे हो, मैं ये एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ ताकि आपके लिए ईज़ी हो जाए। तो बीबी दाम की बुक में उसमें जनरल क्लॉजेज़ और अकाउंटिंग क्लॉजेज़ दिया गया है और ये एनसीईआरटी की बुक में ऐसे दिया गया है। कोई बात नहीं, आप कैसे भी लिख कर आओ, आपको लिख कर आना है। आपको पूछा जाता है 3 कंटेंट लिखने, 3 मार्क्स दिया जाता है। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी 4 लिख कर आओ। और अगर आपको बोल दिया कि नहीं मुझे गिव 3 कंटेंट्स तो 3 ही लिख कर आना। पर अगर नहीं बोला और मार्क्स दिए 3 तो 3 की जगह 4 लिख कर आओ। याद भी तो रहना पड़ेगा। हाँ, तो ये ईज़ी है। क्या लिखना है? डिड में क्या लिखोगे आप? पार्टनर्स का नाम क्या है? पार्टनर्स का एड्रेस क्या है? फर्म का नाम क्या है? फर्म का एड्रेस क्या है? हर एक पार्टनर कितना पैसा लगा रहा है? अमाउंट ऑफ कैपिटल बाय ईच पार्टनर, कितने दिन अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, कौन सा पीरियड ले रहे हैं, जनवरी टू दिसंबर, अप्रैल टू मार्च, डेट ऑफ कमेंसमेंट किस दिन शुरू किया, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा, सैलरीज कितने मिलेंगे, कमीशन कितने मिलेंगे, पार्टनर्स का राइट्स क्या है, पार्टनर्स का ड्यूटीज क्या है, अगर झगड़ा हो गया तो कैसे सॉल्व करोगे, ये सभी तो लिखा है। इतना इजी है। इतना नाम एंड एड्रेस पार्टनर्स का, अलग अलग पॉइंट बना दो, नेम एंड एड्रेस पार्टनर्स का, नेम एंड एड्रेस फर्म का, कैपिटल कितना लगाया, कैपिटल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करोगे, डिस्प्यूट होने से कैसे सॉल्व करोगे, यही सब तो इसका कंटेंट है, इससे ज्यादा तो आया ही नहीं है। तो बहुत इजी है पार्टनरशिप डिड और पार्टनरशिप डिड का कंटेंट। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। देखो ये तो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपके एग्जाम में इतना पूछा नहीं गया है। हम लोग ट्राई करते हैं वही पढ़ने का जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोविजन फॉर पार्टनर ये हम लोग ऐसे ही रिवाइज कर लेते हैं कि अगर आप लोग ने डिड नहीं बनाया तो क्या होगा। डिड नहीं है, रिटन एग्रीमेंट नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप कैसे शेयर करोगे इक्वली। आपने लिखा नहीं कि कैसे हम प्रॉफिट शेयर करें, तो कैसे करना इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप कैपिटल जो लगाते हो उसमें इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा अगर आपने डिड नहीं बनाया और लिखा नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन ये आपको फिल इन द ब्लैंक में बहुत बार पूछा गया है। मानो आप पार्टनर हो, आप फर्म को लोन दिया अपने, तो आपको क्या मिलेगा, 6% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने डिड नहीं बनाया तो उसमें लिखा नहीं है रेट कितना करके मिलेगा, तो कितना करके आपको मिलेगा, 6% करके इंटरेस्ट आपको लोन पे मिलेगी। और रेम्यूनरेशन, आपने कोई काम किया फर्म के लिए, तो उसमें आपको रेम्यूनरेशन या पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि डिड नहीं है। डिड होने से तो आपको मिल जाता। तो ये सब प्रोविजंस है, ये सब 1 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है, इसलिए हम लोग ने इसे पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है कि पार्टनरशिप फर्म में कितना कैपिटल अकाउंट्स बनाया जाता है। 2 तरीका के कैपिटल होते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। 1 नंबर फिक्स, नंबर 2 फ्लक्चुएटिंग। अब फिक्स कैपिटल के अंदर क्या होता है? फिक्स कैपिटल के अंदर हमेशा 2 अकाउंट बनते हैं। कितने अकाउंट बनते हैं? 2। एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। एक क्या होता है कैपिटल अकाउंट और एक क्या होता है करंट अकाउंट। ठीक है? और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर एक ही अकाउंट बनता है। क्या अकाउंट बनता है ये देखो, इसके अंदर 2 अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर हमेशा एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है? तो इसमें डिफरेंस क्या है? जो वो 2 अकाउंट में बनता है, एक ही मिला के इसमें आ जाता है। किसमें आ जाता है? कैप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। अब आपको एग्जाम में पूछा जाता है फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का डिफरेंस। बहुत इजी है क्या, बहुत बार आया एग्जाम में, इसलिए पढ़ के तो जाना ही है। तो क्या है, आपको अब डिफरेंस पूछा जाए तो ऐसे ही डब्बा बनाकर आइएगा। बेसिस लिखिएगा, बेसिस लिखना पड़ता है, हाँ लिखना पड़ता है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स लिखते हैं। तो अगर हम कभी चेक करते हैं कॉपी या कभी कॉपी हमने भी चेक किया है, तो जो लिखते हैं उन्हें हम ज्यादा मार्क्स देते हैं देन कंपेयर टू दोज जो नहीं लिखते। तो फिर इसलिए बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन लिखना होता है। फिर फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ऐसे ही बॉक्स बनाकर रखिएगा, बहुत इजी लगता है चेक करने में भी। नंबर ऑफ अकाउंट्स, लिखने का तरीका भी बहुत मैटर करता है। हैंडराइटिंग मैटर नहीं करता, स्पीड मैटर करता है। और लिखने का तरीका है, आप ऐसे इसको अगर पैराग्राफ में लिख कर आओ तो आपको इतना मार्क्स नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ अकाउंट्स, फिक्स कैपिटल में कितना अकाउंट्स बनाया जाता है, 2 अकाउंट। अभी हमने पढ़ा क्या क्या, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में कितना अकाउंट, सिर्फ एक अकाउंट। हो गया पहला डिफरेंस। नंबर 2, आइटम्स रिलेटिंग टू डिड, ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट आर पोस्टेड इन द करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल में ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट वगैरह कौन से अकाउंट में आते हैं, करंट अकाउंट में आते हैं। पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो हर चीज एक ही में आता है, किस में आता है, कैपिटल अकाउंट।
हर चीज का बाजार एक ही है, कैपिटल अकाउंट। और इसमें ड्रॉइंग सैलरी ये सब कहाँ आती है? करंट अकाउंट में। फिक्स बैलेंस, अब फिक्स कैपिटल में जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका बैलेंस फिक्स रहता है। कैपिटल अकाउंट फिक्स बैलेंस, फिक्स कैपिटल का फिक्स है, पर इसका तो इसमें सब पूरा बाजार ही इसमें है, तो इसका फिक्स कैसे रहेगा? क्रेडिट बैलेंस, अब फिक्स कैपिटल का, इसमें करंट के लिए नहीं बोल रहे, फिक्स के लिए बोल रहे हैं। फिक्स कैपिटल का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव बैलेंस दिखाता है, क्योंकि वो फिक्स ही रहता है, ज्यादा कुछ चेंज ही नहीं आता है। तो क्रेडिट बैलेंस मतलब हमेशा उसका बैलेंस क्या रहता है? पॉजिटिव, नेगेटिव में नहीं आता है। पर इसमें तो सब कुछ आता है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। तो इतना सिंपल सा डिफरेंस था। क्या क्या है? नंबर ऑफ अकाउंट्स, फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में 1 अकाउंट। आइटम्स, फिक्स कैपिटल के करंट अकाउंट में सारे आइटम्स आते हैं, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के तो उसी में सारे आते हैं। फिक्स बैलेंस, फिक्स कैपिटल का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड, और उसका फ्लक्चुएटिंग, डिफर करते रहता है। क्रेडिट बैलेंस, फिक्स कैपिटल का फिक्स रहता है, तो उसका हमेशा बैलेंस क्रेडिट ही रहता है, और उसका क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है? नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट बीबीराम की बुक में हमें और भी क्वेश्चन दिया गया है, कैपिटल और करंट अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो वो इसमें नहीं है, तो हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या होता है। कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है? कैपिटल अकाउंट तो दोनों के केस में बनता है, चाहे फिक्स्ड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो, पर करंट अकाउंट बस फिक्स के केस में बनता है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखाता है अंडर फिक्स मेथड, पर करंट अकाउंट तो क्रेडिट बैलेंस नहीं भी दिखा सकते। फिर कैपिटल अकाउंट, अंडर फिक्स वाला कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? ज्यादा कुछ आइटम्स आता नहीं है, पर करंट अकाउंट में तो बहुत सारे आइटम्स आते हैं। ठीक है, तो उसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट या डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। अभी आपने जैसा पढ़ा वैसे ही आप लिख सकते हो। पर कैपिटल और करंट का डिफरेंस, कैपिटल आप दोनों में, दोनों केस में बनते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, पर करंट एक ही केस में बनते हैं, फिक्स में। फिक्स में क्या होता है? कैपिटल का बैलेंस पॉजिटिव रहता है, और क्या बोलते हैं, करंट का बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फिक्स में सारे आइटम्स नहीं आते, बहुत गिने चुने आइटम्स आते हैं फिक्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर, पर करंट अकाउंट में बहुत सारे आइटम्स आते हैं, ड्रॉइंग, सैलरी, एक्सेट्रा। तो हो गया ये भी डिफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट आता है, आपको नेक्स्ट पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने बैलेंस शीट, पहले हमने 11 में ट्रेडिंग बनाया है, पीएल बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। पार्टनरशिप में हमें एक्स्ट्रा और एक अकाउंट बनाना पड़ता है, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों बनाना पड़ता है? ताकि पार्टनर्स अब प्रॉफिट कमाए हैं, प्रॉफिट को बांटना तो पड़ेगा। तो वो प्रॉफिट बांटने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट बांटने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो अब आप लोगों का 12 में क्वेश्चन आया गया है, क्या क्वेश्चन आया गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, अब इसमें तो नहीं है, हम कवर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में का रिजल्ट को बोला जाता है नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट को नेट प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का रिजल्ट को हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। वो नेट प्रॉफिट और वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबके केस में बनता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो। पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो सोल प्रोप्राइटर में बनता ही नहीं है, ये तो हमने अभी पढ़ा, पार्टनरशिप में बनता है, कंपनी में बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या लिख सकते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट को बोलते हैं नेट प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब हो गया प्रॉफिट को बांटना है, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम प्रॉफिट को क्या करते हैं? इनकम को एक्सपेंसेस के साथ मैच करते हैं, इसमें मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो होता है। किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता। एकदम इजी इजी डिफरेंस है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबके केस में बनता है, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप कंपनीज के केस में बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से आइटम्स आते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट हो लॉस हो हमें वो देना ही होगा, वो सब आइटम्स आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आते हैं? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो तभी देना है, नहीं हो तो हमें नहीं देना है। अगर प्रॉफिट होगा तभी हम लोग वो देगा, अगर हम लोग का प्रॉफिट नहीं होगा तो हम लोग नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना कंपल्सरी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सबके लिए कंपल्सरी नहीं है। तो बहुत ईज़ी सा डिफरेंस है, बस आपको याद रखना है और एग्ज़ाम में लिख के आना है। 2 से 3 मार्क के आपको क्वेश्चन आते हैं, तो आप समझ लो आपको थ्योरी पार्ट आप कवर कर लो तो बहुत कुछ हो जाएगा। 2 से 3 मार्क इसका व्हाट इज़ पार्टनरशिप, वापस अगेन 2 मार्क। अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज़ आपने सॉल्व किया है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसमें 2 मार्क कवर हो जाएगा। तो ऐसे तो आपके 7-8 मार्क कवर हो ही गए, तो आराम से आपका पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर से ही आपका बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ, रेशियोज़ नेक्स्ट चैप्टर में है, पर बहुत कुछ हो जाता है। तो मेन जो थियरीज़ है इस चैप्टर के यही है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अंडर रिकंस्टिट्यूशन। ठीक है? तो मोड्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन आपको पूछा जाता है, रिकंस्टिट्यूशन मतलब चेंज। कब-कब एक बिज़नेस में या पार्टनरशिप फर्म में चेंज आता है। तो ये भी आपको पूछा गया है कि किस-किस मोड से रिकंस्टिट्यूशन होता है। तो कब-कब चेंज आता है? अगर पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया, तो उसमें भी क्या होगा? चेंज आएगा। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब भी चेंज आएगा। रिटायरमेंट ऑफ एन एक्जिस्टिंग पार्टनर, अगर एक पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया तब क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म में चेंज आएगा। अगर एक पार्टनर का डेथ हो गया तब क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म में चेंज आएगा। अगर कोई एक नया से पार्टनर एडमिट हुआ तब भी पार्टनरशिप फर्म में चेंज आएगा। रिकंस्टिट्यूशन मतलब ही है चेंज। तो किस-किस चीज़ से चेंजेस आया जाता है, बस वही आपको पूछते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से, रिटायरमेंट होने से, डेथ होने से, एडमिशन होने से, फर्म बंद होने से, डिसोल्यूशन उसे कहते हैं बंद होना, डिसोल्यूशन होने से। अब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में आपको क्या ज़्यादातर पूछा गया है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में सबसे पहले है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप ये रेशियो निकालना सीख जाओ, 2 से 3 मार्क आपके पक्के हैं, ठीक है? एकदम ईज़ी होता है रेशियो निकालना, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा, और अगर आप पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि 2 से 3 मार्क आपको रेशियो में ही कवर हो जाएँगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला। तो इसमें आपको क्या पूछा जाता है? इसमें आपको जैसे पूछा गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब क्या है? रेशियो इन व्हिच ऑल पार्टनर्स एग्री टू सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द इनकमिंग पार्टनर। क्योंकि एक नया पार्टनर आ रहा है, तो एक नया पार्टनर आ रहा है तो ऑब्वियसली पहले वाले पार्टनर्स कुछ तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना उस नया पार्टनर के लिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनकमिंग पार्टनर के लिए हम जो सैक्रिफाइस कर कर दे रहे हैं उसे कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? तो इसमें लिख देना इनकमिंग पार्टनर के लिए जो भी हम देते हैं, और इसका फॉर्मूला है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है? अब इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है गुडविल। इसमें नेक्स्ट केस ही है गुडविल का, और ये गुडविल का थियरी क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए भी आया हुआ है। मानो कोई एक प्रैक्टिकल के साथ में और में थियरी क्वेश्चन आया, व्हाट इज गुडविल, मेंशन द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एंड नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल मतलब क्या होता है? गुडविल मतलब क्या होता है? एक फर्म का अच्छा नाम। अच्छा नाम तो होता है, पर एक पार्टनर को जब वो आता है तो गुडविल का पैसा भी देना होता है। मतलब इतने दिन से बाकी हम 2 मिलकर चला रहे थे, अब एक नए को ले रहे हैं, तो इतने दिन से जो हमने कष्ट किया है, वो हम क्या उसे फ्री में दे देंगे? नहीं ना। तो उसके लिए गुडविल पार्टनरशिप फर्म में निकाला जाता है। तो गुडविल मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब क्या है? कोई भी गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। क्या है? आपने जो रेपुटेशन कमाया इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स। आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमा पा रहे हो। तो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा क्यों कमा पा रहे हो? क्योंकि आपके पास क्या है? गुडविल है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फर्म्स एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग्स। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है? गुडविल। आप आपने अपना नाम बनाया, अपना नाम बनाया। एप्पल का एक नाम है, उस नाम की वजह से आप एप्पल के फोन्स खरीदते हो। ठीक है? तो उसका क्या है? वो गुडविल है। तो अगर आपको डेफिनेशन पूछा गया क्या होगा, तो गुडविल का डेफिनेशन क्या है? रेप्यूटेशन। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म। फर्म का रेप्यूटेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स अर्न। तो फर्म का रेप्यूटेशन क्या है? इन रेस्पेक्ट ऑफ द क्या? प्रॉफिट्स अर्न। दैट इज ओनली क्या होता है? गुडविल। अब गुडविल बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, क्या क्या फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं गुडविल को? नंबर वन क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या है? देखो, अगर बिज़नेस हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अच्छा प्रोडक्ट्स बनाता है तो उसका नाम अच्छा होगा, तो प्रॉफिट्स अर्न अच्छा करेगा, तो प्रॉफिट अर्न अच्छा करने से उसका गुडविल बढ़ेगा। तो बिज़नेस का नेचर क्या है? नंबर 2 क्या है? लोकेशन ऑफ द बिज़नेस। अगर आप अच्छे लोकेशन में हो, मतलब टाउन के लोकेशन में, अर्बन लोकेशन में हो, आप कहीं दूर जाके गाँव में नहीं बसे हुए, गाँव में भी बसना मतलब गाँव के भी मेन एरिया में हो, तो आपका गुडविल अच्छा बनेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग आते-जाते रहते हैं। ये तो आपको भी पता है। और अगर आप कोई
एकदम सुनसान सी गली में जाके बैठोगे तो अच्छा नहीं होगा। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, आपका मैनेजर्स बहुत अच्छा है, मैनेजर सबके साथ अच्छे से डील करते हैं, फर्म को अच्छे से सँभालते हैं, तो आपका गुडविल अल्टीमेटली अच्छा हो जाएगा। ये लिख के आना है आपको कि अगर मैनेजर्स हमारे अच्छे हैं तो गुडविल हमारा अच्छा होगा क्योंकि वो काम अच्छा करते हैं। मार्केट सिचुएशन, मार्केट का सिचुएशन क्या है? अगर आपका कंडीशन कैसा है मार्केट में? आपका मोनोपोली कंडीशन है, मोनोपोली मतलब आप ही हो सिर्फ मार्केट के लीडर, जैसे कि जियो है। मान लो जियो के सब्सक्राइबर्स कितने हैं या फिर कंपटीशन भी आपका ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है, तो आपका गुडविल ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाएगा। स्पेशल एडवांटेजेस, या आपके कोई स्पेशल एडवांटेजेस है, जैसे कि आपके पास कोई ऐसा लाइसेंस है, आप कुछ लो रेट में बना पा रहे हो, आपके पास कोई कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, आपके पास कॉपीराइट्स है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब चीज़ गुडविल को अफ़ेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है, बहुत अच्छा नाम होता है बिज़नेस का। तो बिज़नेस का नेचर, बिज़नेस क्या काम करता है, बिज़नेस का लोकेशन कहाँ पे है, मैनेजर्स कितने एफिशिएंट है, मार्केट में कैसा सिचुएशन है, कॉम्पिटिशन कम है या नहीं है, स्पेशल एडवांटेज कुछ मिलता है आपको जिसकी वज़ह से आप ज़्यादा गुडविल अर्न कर सकते हो। तो ये सब क्या है, फैक्टर्स अफ़ेक्टिंग गुडविल। अब इतना एग्ज़ाम्पल देके मैं नहीं समझा रही ताकि आप अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज़ कर लो और आपको मार्क्स अच्छा मिल जाए। ठीक है? मार्क्स के पीछे हमें नहीं भागना होता है, पर पास तो करना होगा। ठीक है? और जो भी हो समझ के ही पास करना होगा, इसलिए आप समझ गए, आप जो समझे उसे लिख कर आ जाना। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हमें वैल्यू क्यों करना होता है गुडविल, क्या-क्या केस में गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। जो हमने रिकंस्टिट्यूशन में पॉइंट्स पढ़ा था ना, सेम है। क्या है? जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तब हमें क्या करता है, गुडविल वैल्यू करना होता है। पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो हमें क्या करना है, गुडविल वैल्यू करना है। पार्टनर का एडमिशन होने पे, पार्टनर का रिटायरमेंट होने पे, पार्टनर की डेथ होने पे, फिर पार्टनर मतलब अगर बिज़नेस बंद हो जाए, फर्म बंद हो जाए तो उसे कहते हैं डिसोल्यूशन, वो होने पे अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अमलगमेशन मतलब मर्ज होना, 2 पार्टनरशिप फर्म जब मिल जाए, तो मर्ज होने पे भी हमें क्या करना पड़ता है, गुडविल वैल्यू करना पड़ता है। क्या-क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये 4 चैप्टर्स ही है, ये 4 चीज़, और अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। तो ये नीड फॉर तभी हमें गुडविल वैल्यू करना पड़ता है। अब ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, थियरी क्वेश्चन ही आता है हमेशा। मानो 3 मेथड है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन 3 है। कितना है? 3। क्या-क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। अब आपको एक्सप्लेन करने देते हैं मेथड्स। अब अगर आपने इसका प्रैक्टिकल किया है तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे, और अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं समझने का। एवरेज प्रॉफिट में क्या करना है? जितना साल का, मान लो लास्ट 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया गया है, तो उस 5 साल का आपको एवरेज निकाल लेना है। हमें क्या लिखना है स्टेप में? लास्ट फ्यू इयर्स का, लास्ट फ्यू इयर्स को पहले हम प्लस करेंगे, फिर उसका हम एवरेज निकालेंगे। फिर क्वेश्चन में दिया रहता है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। क्या दिया रहता है? नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। उसके साथ जो भी एवरेज निकलेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट इसमें आपको दिया गया है, लास्ट 5 साल में आपका इतना प्रॉफिट था, इतना आपका प्रॉफिट था, तो इतना प्रॉफिट आपने प्लस किया, डिवाइडेड बाय कितना साल था, 5 साल था, डिवाइडेड बाय 5 किया, और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज इसमें कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, तो इंटू 4 कर दिया। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड इतना सिंपल है। अगर इसमें कोई एब्नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो उसे हम माइनस करते हैं, एब्नॉर्मल लॉस होता है तो उसे हम प्लस करते हैं। क्यों करते हैं उसका लॉजिक आपको समझने के लिए सम समझना पड़ेगा, तो इतना जान लो, एब्नॉर्मल प्रॉफिट होने से उसे क्या करना है, माइनस, एब्नॉर्मल लॉस होने से उसे क्या करना है, प्लस, उल्टा करना है। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड, इतना इजी था। अब है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट में क्या होता है, आप सुपर प्रॉफिट अर्न करते हो। सुपर प्रॉफिट मतलब नॉर्मली आपका इंडस्ट्री में जितने लोग अर्न कर रहे हैं, आप उससे ज्यादा अर्न कर पा रहे हो। ठीक है? तो इसमें थोड़ा बहुत फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा स्टेप याद करने के लिए। ये रहा स्टेप। पहले इसमें भी एवरेज प्रॉफिट निकालना है। फिर हमें इसमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? फर्म का कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मली हमने कैपिटल लगाया 80,000, और नॉर्मली अब सीमेंट इंडस्ट्री में नॉर्मली लोग 10% कर अर्न कर रहे हैं, तो 80,000 का 10% 8,000। तो ये हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट। आपका एवरेज प्रॉफिट आया 10,000 और आपका नॉर्मल प्रॉफिट आया 8,000, मतलब नॉर्मली सब अर्न कर रहे हैं 8,000, आप अर्न कर रहे हो 10,000, तो आप एक्स्ट्रा कितना अर्न कर रहे हो 2,000। तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया? एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो जो भी आएगा उससे आगे आपका सुपर प्रॉफिट, और उसे इंटू 2 कर दो। इंटू 2 मतलब इंटू नंबर ऑफ ईयर, जो भी क्वेश्चन में नंबर्स ऑफ ईयर दिया रहते हैं उसे प्लस कर दो, हो गया। तो
क्या करना होता है, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है और उसे नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये आपको पूछा गया है 3 मार्क के लिए, 5 मार्क्स के लिए। तो इसलिए मैं एक बार आपको पढ़ा देती हूँ, आप इसे सुन के चले जाओ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लिख कर आ पाओगे। फिर आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में अगेन दो आते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का स्टेप क्या है, इसमें हमें पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। सब में देखो पहला स्टेप क्या है, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर कैपिटलाइज द एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट। अब इसमें भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करना है, पर उल्टा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय 10, 10% है तो इनटू 100 डिवाइडेड बाय 10। असर्टेन द एक्चुअल फर्म्स कैपिटल, फर्म का कैपिटल निकालना है। कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। फर्म का कैपिटल निकालेंगे कैसे, जितना एसेट्स है उससे आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो तो कैपिटल निकल गया। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय डिडक्टिंग नेट एसेट। नेट एसेट मतलब हो गया फर्म्स कैपिटल बाय कैपिटल फ्रॉम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पहले हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाली, कैसे निकाली, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। फिर हमने क्या निकाला, फर्म का कैपिटल निकाला। फर्म का कैपिटल कैसे निकाला, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। फिर क्या कर दिया, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ये दोनों को माइनस कर दो तो क्या निकल जाएगा, गुडविल। इसमें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आपको जितना समझ में आता है, जैसे समझ में आता है, कुछ तो अटेम्प्ट कर पाओगे ना, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब ये हम कैसे पढ़ेंगे, ये हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकलता है ये, चलिए ये भी देखते हैं। इसमें कैसे निकालना है सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ, कैलकुलेट द कैपिटल, इसमें कैपिटल निकालना है पहले, विच इज इक्वल टू टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट नहीं आने चाहिए, मतलब टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, अभी हमने देखा था कैसे निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल, कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे। फिर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एवरेज। अब एवरेज और नॉर्मल मिल गया तो आप क्या कर सकते हो, सुपर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, दोनों को माइनस करके एवरेज माइनस नॉर्मल कर दोगे तो सुपर प्रॉफिट। फिर मल्टीप्लाई द सुपर प्रॉफिट बाय द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो भी क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ रहेगा उससे सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें पहले टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटी करनी होगी तो हमें कैपिटल मिल जाएगा। उस कैपिटल के साथ हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट के लिए लास्ट प्रॉफिट्स का ईयर को डिवाइड कर दो, एवरेज प्रॉफिट निकल गया, दोनों को माइनस कर दो, सुपर प्रॉफिट निकल गया, इनटू रेट ऑफ रिटर्न कर दो तो गुडविल निकल जाएगा। तो ये है बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स इसमें इंपॉर्टेंट है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और क्या है, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के अंदर कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर आपको बोले क्वेश्चन में, आपको ऐसे भी पूछा गया एनी वन मेथड, तो एनी वन मेथड में आप एवरेज ही लिख कर आना, आप इतना जाना ही मत, एवरेज तो एकदम सिंपल था। ठीक है, तो मेन एडमिशन पार्ट का थ्योरी क्वेश्चंस यही है, और इसमें ज्यादातर क्या आता है, सम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल कर देना, या या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, और एक बैलेंस शीट आता है ये, इसमें बैलेंस शीट आप एक करके चले ही जाओ। अगर आप बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं कर कर आए, आपने ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग तो इसमें जनरली नहीं बनाने देते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, उसमें आप पूरा प्रॉपर्ली अगर फॉर्मेट ड्रॉ भी कर कर आ गए, और फॉर्मेट प्रॉपर ड्रॉ करके आना ना, क्यों, आप नहीं भी करते हो, आप नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, पर बहुत जन कर कर आते हैं ना, तो जो टीचर का माइंडसेट होता है वो वही हो जाता है। तो आपको डेबिट भी लिखना होगा और क्रेडिट भी लिखना होगा। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ, जिसका भी नाम दिया रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पापा, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी सेम ही फॉर्मेट होता है। फिर नीचे बैलेंस शीट, आप अगर फॉर्मेट भी बनाकर आते हो ना, तब भी आपको 1 से 2 मार्क मिल जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेट जो भी बनाकर आओ, प्रॉपरली बनाकर आना, उसका तो मार्क्स आप ले लो ना, एटलीस्ट। तो एडमिशन पार्ट से मेन थियरी क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ये यही सब है। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसमें जो सबसे मेन क्वेश्चन है जो पूछा गया है, हाउ वुड यू कंप्यूट द अमाउंट ड्यू टू अ रिटायरिंग पार्टनर, या फिर डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर,
जिस मतलब जिसका डेथ हो चुका है उस पार्टनर का एग्जीक्यूटर, मतलब जिसे पैसा मिलेगा, क्योंकि उसका तो डेथ हो गया तो उसे पैसा कैसे मिलेगा बेचारे को। ठीक है, तो असर्टेनिंग द अमाउंट ड्यू टू अ रिटायरिंग पार्टनर या फिर डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, जो जो रिटायरिंग पार्टनर को मिलता है, जो जो उसे मिलता है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दो। क्या क्या मिलता है उसे? ऑलरेडी उसके पास जो भी कैपिटल है, ऑलरेडी उसका करंट अकाउंट में जो भी पैसा है, ऑलरेडी उसे गुडविल का जो शेयर मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिकल करे हो तो ये सब आपको अच्छा से पता होगा। अगर कोई रिजर्व्स है वो मिलेगा, ये शेयर रीवैल्यू करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज को, वो शेयर मिलेगा। उसे ही नहीं, बिजनेस पार्टनर के एग्जीक्यूटर को भी। जब तक उसका रिटायरमेंट हुआ, जब तक उसका डेथ हुआ, उसको जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, उसे जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, फिर सैलरी और कमीशन जो भी उसे देना बाकी है, ये सारा चीज क्या हो जाता है, उसके अकाउंट में प्लस हो जाते हैं। क्रेडिट मतलब प्लस। और उसमें से हमें ये सब माइनस करना होता है, मतलब ये सब डेबिट साइड में आ जाते हैं। क्या? डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट अगर कोई है, कि शेयर ऑफ गुडविल, अगर कोई गुडविल पहले का है जो राइट ऑफ करना है, अगर कोई लॉसेज है, रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया, लॉस है अप टू रिटायरमेंट, कोई ड्रॉइंग्स है और कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, वो इसके अकाउंट से क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। ये सारे आइटम्स है जो उसके अकाउंट से क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। फिर लास्ट में क्या होगा? ये सारे प्लस आपको लास्ट में लिखना होगा। आफ्टर कैलकुलेटिंग, आफ्टर क्रेडिटिंग एंड डेबिटिंग ऑल दिस अमाउंट, द अमाउंट दैट इज लेफ्ट is the amount required to be paid to the retiring partner या फिर deceased partner executor account. Thus, the amount due to a retiring partner or a deceased partner's executor account is calculated. बहुत easy है। कुछ कुछ चीज प्लस करनी होती है, कुछ कुछ चीज माइनस करनी होती है, कुछ कुछ चीज क्रेडिट करनी होती है, कुछ कुछ चीज डेबिट करनी होती है। क्या क्या करना है? उसका कैपिटल अकाउंट, उसका गुडविल, उसका करंट अकाउंट का अगर कोई पॉजिटिव बैलेंस है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू रिटायरमेंट और डेथ, उसका गुडविल रिवैल्यूएशन के अगर कोई प्रॉफिट है, कोई रिजर्व्स है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, वो सारे हम उसको दे देंगे। डेबिट क्या करना है? उल्टा, ये सबका नेगेटिव बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का, करंट अकाउंट का कोई नेगेटिव बैलेंस है, आज तक कोई लॉस हुआ है, रिवैल्यूएशन में कोई लॉस हुआ है, कोई गुडविल पहले का राइट ऑफ करना है, ये सब चीज हम माइनस कर देंगे। आफ्टर क्रेडिटिंग एंड डेबिटिंग द अमाउंट, द बैलेंस लेफ्ट इज पेड टू हिम। अगर आपके पास कैश है अवेलेबल तो आप कैश दे दोगे, अगर आपके पास नहीं है तो उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। दस द आंसर इज सेट। एकदम इजी सा आंसर है और इतना बार पूछा गया कि वापस आ सकते हैं इस बार। नेक्स्ट आपको पूछा जाता है, इस चैप्टर में मेन क्वेश्चन तो यही है, और एक दो बार आपके पास आपको आया है कि गेनिंग रेशियो क्या होता है। उसमें था सेक्रीफाइसिंग, इसमें गेनिंग। गेनिंग मतलब रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो अपना हिस्सा तो लेकर ही जाएगा, या जो जिस पार्टनर है वो जा रहा है तो एग्जीक्यूटर तो उसके हिस्से लेके ही जाएंगे। तो वो जो हिस्सा वो लेके जाता है, किससे जाता है? द रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर हैव एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर। अब वो जो गया, उसका हिस्सा तो बच गया। अब बचा हुआ हिस्सा किसे मिलेगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर को। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर को अब मिलेगा। पहले उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, अब उन्हें क्या होगा? मिलेगा। तो जिस रेशियो में उन्हें मिलता है उसे हम कहते हैं गेनिंग रेशियो। तो ये क्वेश्चन है। और एक आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, आप ही बता दो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उल्टा। ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने कब कैलकुलेट किया था? ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। गेनिंग रेशियो हम कब कैलकुलेट करते हैं? ड्यूरिंग रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। और आप क्या लिख सकते हो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मीनिंग लिख दो, जिसमें ओल्ड पार्टनर्स जो है सैक्रिफाइस करते हैं। ठीक है। और गेनिंग रेशियो का मीनिंग लिख दो, जिसमें जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है वो गेन करते हैं, उन्हें मिलता है किसका शेयर? रिटायरिंग या डेथ पार्टनर का शेयर मिलता है। ठीक है। इतना इजी है, इजी पीजी। फिर तो ये एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो का डिफरेंस। उसके बाद आपको इस चैप्टर से पूछा गया है कॉजेज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अगर एक पार्टनर रिटायर होता है तो वो क्यों होता है, कैसे, क्यों क्यों रिटायर होते हैं? एज हो जाने से, अगर उसे कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसका हेल्थ खराब है, टाइम हो गया फर्म का, उसने कंसेंट दिया कि मुझे रिटायरमेंट लेना है, तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से रिटायरमेंट हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है मोड्स ऑफ पेमेंट, कितने तरीके से हम एक मोड्स ऑफ पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब कितने तरीके से हम क्या करते हैं, एक रिटायरिंग पार्टनर को पे करते हैं या डिसीज पार्टनर को पे करते हैं। एक तो कैश में, अगर कैश अवेलेबल है, लमसम पेमेंट। लमसम पेमेंट मतलब एक बार में जितना कैश उसे चाहिए
हम उसे दे देते हैं। अगर इस इफ इन केस कैश इज अवेलेबल। नंबर वन लमसम पेमेंट, नंबर टू इंस्टॉलमेंट। उसे प्रॉमिस कर दे कि हम इंस्टॉलमेंट में आपका पैसा दे देंगे, तो इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। नंबर थ्री, लमसम भी थोड़ा बहुत दे देते हैं और फिर इंस्टॉलमेंट, बाकी हम इंस्टॉलमेंट में दे देते हैं, तो वो हो गया नंबर थ्री, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फिर एनविटी, एनविटी मतलब होता है एक एनविटी निकाल लेते हैं, एनुअल पेमेंट किस तरीके से होगा, मेथड एक होता है एनविटी कैलकुलेट करने का, उस मेथड से हम उसे पेमेंट कर देते हैं। ठीक है? तो ये सब मोड्स है जिससे हम एक रिटायरिंग पार्टनर को पे कर सकते हैं या डिसीज पार्टनर को पे कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट एंड डेथ के चैप्टर से इतना ही थियरी है। आपको इतना करके जाना है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर ही लिया। मोड्स ऑफ पेमेंट आप समझ जाओगे, फिर कॉजेज ऑफ रिटायरमेंट वो भी आप समझ जाओगे। तो गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एनफ है। तो इतना क्वेश्चन है रिटायरमेंट एंड डेथ से, क्योंकि थियरी पार्ट आपको आता ही है तो आपको वो कवर करना ही है। नेक्स्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो देखो, ये चैप्टर क्या होता है, इसमें हमें कभी-कभी 3 अकाउंट्स बनाने देते हैं और वो भी 5 मार्क्स के लिए। 3 अकाउंट्स में अगर 5 मार्क्स में आपको 3 अकाउंट बनाने दिए तो आपका तो टाइम उसमें चला जाएगा। आपको एंट्रीज करने देते हैं नॉर्मल, तो ठीक है, इनफ है, आप कर पाओगे 10 से 15 मिनट में। पर 3-3 अकाउंट बनाने में ही आपका टाइम चला जाएगा। तो बहुत बार क्या होता है, इसका थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ता है टू सेव टाइम। ऐसा नहीं आपको प्रैक्टिकल नहीं आता, पर टू सेव टाइम आपको थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ता है। इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि इसका थ्योरी पूरे अच्छे से पढ़ के जाओ। इसमें थोड़ा बहुत थ्योरी है भी अच्छा खासा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, जब एक पार्टनरशिप फर्म ब्रेक हो रहा है। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब कोई भी कारण की वजह से एक बार पार्टनरशिप टूटा, वापस से शुरू हो गया। उसमें क्या होता है, बंद नहीं होता है। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में मतलब क्या होता है, इसमें बंद हो रहा है एक फर्म। अब बंद क्यों, कैसे होता है, कितने मोड से होता है, तो उसका बहुत सारा मोड्स है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट नंबर वन क्या है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर और विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। उन लोग ने कंसेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया और क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो गया बाय एग्रीमेंट। नंबर टू क्या है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ये सब केस में कंपल्सरी हो जाता है कि आपको फॉर्म बंद करना ही होगा। कब, व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल बट वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। या तो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब किसी के पास कुछ नहीं है, सब बैंकरप्ट हो गए, सबका दिवालिया निकल गया। सब पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो क्या होता है, फॉर्म बंद करना है। नंबर टू, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इलीगल। फर्म का बिजनेस इलीगल हो गया, मतलब लीगली फर्म नहीं चल रहा है, क्या हो गया, इलीगल है, तब आपको फर्म बंद करना पड़ेगा। या फिर कुछ फर्म ने अनलॉफुल कर दिया तो क्या करना पड़ेगा, फर्म को बंद करना पड़ेगा। तो नंबर वन क्या था, डिसोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर या कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स करके। नंबर टू क्या है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब करना होता है, जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, जब कुछ फर्म ने इलीगल काम कर दिया, जब कुछ अनलॉफुल हो गया। नंबर थ्री कंडीशन क्या, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी। ऐसा ऐसा कुछ हो गया कि बंद करना ही पड़ेगा। क्या, फर्म कोई फिक्स टर्म के लिए बना, बोला हम लोग 2 साल के लिए काम करेंगे, 2 साल हो गया, काम खत्म। टू कैरी आउट वन और मोर वेंचर्स, बोला हमें रास्ता कंस्ट्रक्ट करना है, रास्ता कंस्ट्रक्शन हो गया, बंद। बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी का डेथ होने से भी डिसोल्यूशन हो जाता है। बाय द एजुडिकेशन ऑफ ऑल पार्टनर ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, वापस से ये पॉइंट रिपीट है, कोई अगर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो क्या क्या कंटीजेंसीज हो सकती है, फिक्स टर्म के लिए बना है, टर्म खत्म। फिक्स टाइम के लिए बना है, टाइम टर्म के लिए कोई काम के लिए बना है, वो काम हो गया। किसी का डेथ होने से, कोई इंसॉल्वेंट होने से। फिर डिसोल्यूशन बाय नोटिस, किसी को फॉर्म बंद करना है, उसने नोटिस दिया और सारे पार्टनर्स ने एग्री भी कर लिया, तो नोटिस सबने एग्री कर लिया तो बंद करो। फिर नंबर फाइव, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कभी कभी कोर्ट भी आ जाते हैं बोलने के लिए कि बंद करो। कब आते हैं कब आते हैं, जब कोई पार्टनर इंसेन हो गया, पागल हो गया और दूसरे पार्टनर ने जाके बता दिया, क्योंकि कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि वो पार्टनर इंसेन हो गया या पागल हो गया। मैंने पार्टनर्स परमानेंटली इनकेपेबल, पार्टनर क्या है, परमानेंटली इनकेपेबल हो गया, वो कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कोई उसने ऐसा काम किया जिसकी वजह से कोई पार्टनर गिल्टी है, तब। मेरे पार्टनर परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो धोखाधड़ी कर रहा है, एग्रीमेंट में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रहा। मेरे पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड होल ऑफ हिज इंटरेस्ट टू अ थर्ड पार्टी, खुद का इंटरेस्ट किसी और को दे दिया और बाकी पार्टनर से पूछा भी नहीं, तो वो गलत है, वो पार्टनरशिप रूल के अगेंस्ट है। अगर फर्म बस लॉस ही लॉस में चल रहा है, लॉस ही लॉस में चल रहा है, तब बंद, या फिर कोई भी ऐसा ग्राउंड, ठीक है। तो कब
कोर्ट आता है कोई पार्टनर इंसेन होने से, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होने से, कोई पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल होने से। सॉरी, इंसॉल्वेंट तो हमने पहले पढ़ लिया। कब कब होता है? जब कोई पार्टनर इंसेन होता है, जब कोई पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल होता है, जब कोई पार्टनर गिल्टी होता है, जब कोई पार्टनर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करता है, जब उसने अपना शेयर किसी और को दे दिया, जब कंटिन्यूड लॉसेस में चल रहे हैं और कोई भी ग्राउंड में। तो 5 मोड्स है। एक थे डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, सबने एग्रीमेंट किया। फिर क्या था? कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी में क्या था? इंसॉल्वेंट हो गया, फिर इल्लीगल हो गया और अनलॉफुल हो गया। ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, क्या क्या कंटिजेंसी? फिक्स टर्म, फिक्स वन और मोर वेंचर्स, वेंचर्स मतलब काम, बाय द डेथ ऑफ ए पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। फिर डिसोल्यूशन बाय नोटिस, नोटिस में क्या है? कोई नोटिस दिया और वो हो गया, डिसॉल्व हो गया। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट में क्या है? कोई भी इंसेन हो गया, परमानेंटली इनकेपेबल हो गया, और ये सब बहुत सारे कारण थे। फिर इसका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बहुत बार आया है। पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप में क्या होता है? टर्मिनेशन मतलब क्या? बंद होना। पार्टनरशिप में फॉर्म बिजनेस जो है बंद नहीं होता है, और फॉर्म में क्या होता है? बिजनेस बंद हो जाता है। इसमें बंद नहीं होता, इसमें बंद हो जाता है। सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यू किया जाता है, पर इसी में सेटल पे ऑफ कर दिया जाता है। कोर्ट इंटरवेंशन, इसमें कोर्ट नहीं आते, वो पार्टनरशिप में कोर्ट नहीं आता, और इसमें कोर्ट भी आ सकते हैं। इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इसमें इकोनॉमिक रिलेशनशिप सेम ही रहता है, रिलेशनशिप सेम ही रहता है क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है, पर इसमें रिलेशनशिप एंड हो जाता है। क्लोजर ऑफ बुक्स, बुक बंद हो जाते हैं क्या इसमें? नहीं, क्योंकि ये तो कंटिन्यू रहता है। पर इसमें क्या होता है? बुक्स बंद हो जाते हैं, एकदम ईजी है, उसमें बंद नहीं होती, उसमें बंद हो जाते हैं। बुक्स भी उसमें बंद नहीं होते, इसमें बंद हो जाते हैं। कोर्ट इसमें नहीं आता, उसमें आता है। तो बहुत सिंपल है। फिर इसमें अगेन क्वेश्चन आता है कि उनका अकाउंट्स कैसे सेटल किया जाता है। अगर आपने इसका प्रैक्टिकल किया है तो प्रैक्टिकल आप इजीली लिख पाओगे। कैसे सेटल किया जाता है? इसमें रियलाइजेशन बोलकर अकाउंट खोला जाता है। उस अकाउंट में सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटी, एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, और सारे लायबिलिटीज आउटसाइड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सारे एसेट से पैसे कलेक्ट करते हैं, सारे लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। अगर कोई पार्टनर एसेट या लायबिलिटी देना चाहते हैं तो वो उसे दे देते हैं, और पैसे लेकर फिर रियलाइजेशन का जो भी खर्चा होता है वो उठाया जाता है। फिर लास्ट में जो भी रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस आता है वो हम डिवाइड कर देते हैं बिटवीन पार्टनर्स। उसके बाद भी अगर कोई ऐसे लायबिलिटीज या डेट्स बच गए जो पार्टनर को देना है या फर्म को देना है पर अभी तक दिया नहीं गया, तो पार्टनर को अपने प्रॉपर्टीज से चुकाने पड़ते हैं। ठीक है, और लास्ट में पार्टनर्स का बैलेंस निकाला जाता है। अगर कोई पार्टनर का बैलेंस पॉजिटिव है तो उसे पैसा दे दिया जाएगा। अगर कोई पार्टनर का बैलेंस नेगेटिव आ रहा है तो उसे पैसे लेकर आने होंगे, और उस पैसे से फर्म अपना अकाउंट सेटल करेगा। तो अगर आपने प्रैक्टिकली ये चीज किया है तो बहुत अच्छे से लिख पाओगे। अदरवाइज आप कुछ तो समझे हो अभी क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट खुलते हैं, सब कुछ इसमें ट्रांसफर होता है। आप रिवाइंड कर लीजिएगा, वापस सुन लीजिएगा और उसी पार्ट को लिख कर आ जाइएगा। और एक इसमें मेन क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन एंड रिवैल्यूएशन। इस बुक में वो नहीं दिया गया है। रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है? तो रियलाइजेशन हमने पढ़ा डिसोल्यूशन के टाइम में बनता है, और रिवैल्यूएशन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के टाइम में बनता है। नंबर वन डिफरेंस। नंबर टू डिफरेंस, रियलाइजेशन में क्या होता है? सारे एसेट्स सारे लायबिलिटीज सेटल हो जाते हैं। रिवैल्यूएशन में सेटल नहीं होते, जस्ट उसका वैल्यू चेंज होता है। अगेन रियलाइजेशन में क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आया जाता है। क्या आया जाता है? टोटल अमाउंट। और रिवैल्यूएशन में क्या होता है? ओनली डिफरेंस वाला अमाउंट आया जाता है। कौन सा अमाउंट आया जाता है? ओनली डिफरेंस वाला अमाउंट आया जाता है। ठीक है। फिर रियलाइजेशन कब बनता है? जब, अब रियलाइजेशन मतलब क्या है? फाइनली सेटल्ड ऑफ, इसके बाद कुछ कंटिन्यू नहीं होगा। पर रिवैल्यूएशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, वापस से भी कंटिन्यू होता है। और रिवैल्यूएशन बहुत बार बनता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के टाइम पे, पर रियलाइजेशन तो एक ही बार बनता है। अब डिसोल्यूशन के टाइम में तो ये सारे डिफरेंस है। तो इसमें थियरी यही है। क्या था इसमें थियरी? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और पार्टनरशिप का डिफरेंस, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन का डिफरेंस, और हाउ आर अकाउंट सेटल बिटवीन पार्टनर्स। तो यही मेन थियरी है इसमें, सबको इतना करके जाना है। तो thus we come to an end to the partnership वाला पार्ट का, मतलब फर्स्ट बुक का पार्ट का।